अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है तो बता देना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना? Yes, sir. ओके सर। ओके सर, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर, कंपनी लॉ क्लास है। क्या क्लास है सर? कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में क्या चल रहा है सर? मैंने लास्ट वीक इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी स्टार्ट किया था। मुझे याद आ गया सर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी स्टार्ट किया था। तो आज क्या होगा सर? वही जो स्टार्ट हुआ था, मैंने तो जस्ट कुछ शुरुआती डेफिनेशंस वगैरह और साथ में कुछ जरूरी बात था तो मैंने थोड़ा डिस्कस किया था कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट जरूरी चर्चा होता है। बस इंट्रोडक्शन ऑफ इनकॉर्पोरेशन बात। लेकिन आज ना कंपनी बिल्डअप करना सीखे। यानी कंपनी बिल्ड करने के लिए क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मानो एओए, एमओए, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है। जैसे कि केस स्टडीज भी बोल सकते हो, इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस जैसे कुछ कॉन्सेप्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जैसे कुछ कॉन्सेप्ट है। और मोर इंटरेस्टिंगली मैं आज आपको ना सेक्शन 8 कंपनी कैसे बनाया जाता है। सेक्शन 8 कंपनी मैंने नॉर्मल कंपनी तो बनेगा नहीं सर, मैंने चाहे वो जो प्रॉफिटेबल कंपनी होते हैं जिसको हम लोग प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी बोलते हैं, वो तो बनेगा ही। साथ में सेक्शन 8 कंपनी कैसे बनते हैं, 1% कंपनी कैसे बनते हैं, इसके बारे में भी बात। ठीक है, तो चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार और देख लेता हूँ सर हम लोग कहाँ हैं और क्या बात कर रहे हैं। यस सर, आई थिंक अब सब कुछ शेयर है स्क्रीन। तो मैं जैसा देख पा रहा हूँ सर, हम लोग लास्ट क्लास कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बारे में सेक्शन 7 का चर्चा तो नहीं किया था लग रहा है मुझे। बट ये सब सेक्शन 3 है। ठीक है, मतलब कौन से कंपनी बनाने में कितना मेंबर चाहिए होता है, मैंने पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी। और 1% कंपनी का पूरा फीचर्स डिस्कस किया था। ओपीसी का कंप्लीट फीचर डिस्कस किया था कि भाई ओपीसी क्या है, कौन बना सकता है, और ओपीसी बनाने के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने ओपीसी का डेफिनेशंस वगैरह मैंने आपको बताया। और कंपनी फॉर्म करने के लिए सेक्शन 3 क्या कहता है ये भी मैंने बताया। मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एमओए वगैरह इसका एक आइडिया दिया था, डिटेल चर्चा नहीं किया था, आइडिया दिया था। और लास्ट क्लास में सबसे ज्यादा जो बात हुआ है सर, वो इसके ऊपर बात हुआ था कि भाई कितना तरह का कंपनी बन सकता है। मैंने प्राइवेट और पब्लिक तो बनेगा, मैंने लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, और अनलिमिटेड क्या होता है। सेम टू सेम इन बोथ दी केसेस, मैंने प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। ठीक है सर, मैं और रिपीट नहीं करूंगा आज। ठीक है, रिपीट नहीं करूंगा मैं आज ना, आपको डायरेक्टली एक स्पेशल पॉइंट में लेके जा रहा हूँ। ऐसे ये स्टेप भी मैंने बताया था, इवन कहाँ जाके, आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में जाके मैंने आपको दिखाया था कि कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। और इसको बस यहाँ पर स्टेप किया हुआ है। देखो सर, रियल लाइफ में बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन स्टेप फॉलो करना 2-4 दिन का मैटर है सर। लेकिन आप नॉलेज रखोगे तो स्टेप ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा, है ना? इसलिए नॉलेज रखो, ज्ञान बढ़ाओ, ऑटोमेटिक स्टेप फॉलो हो जाएगा सर। सर आज क्या बताओगे? सर आज मुझे बहुत कुछ बताने का मन कर रहा है। मैंने बहुत सारा चीज है मेरे अंदर, खलबली मचा हुआ है, पता नहीं सर क्या बताऊं और क्या नहीं। सर आपको ना सेक्शन 8 के बारे में कुछ बात करते हैं। हाँ, सेक्शन 8। सर अचानक से सेक्शन 8 पे क्या प्यार आ गया? सर सेक्शन 8 मैंने बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। क्या है सर? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। सर एनपीओ कहलाता है इसको। सर एनपीओ के ऊपर तो अकाउंट्स भी करते हो आप, है ना? एनपीओ के ऊपर अकाउंट्स भी होता है, मतलब अकाउंट्स में एक टॉपिक रहते हैं सर, एनपीओ अकाउंटिंग, है ना? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके ऊपर इतना प्यार क्यों आ गया मुझे पहले ही? सर प्यार वगैरह कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं कुछ रिसर्च कर रहा था। मैंने एक्चुअली कुछ स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के क्लास में जो सीए इंटर फाइनेंस एज वेल एज सीएम इंटर फाइनेंस में थोड़ा बातचीत चल रहा था, तो मैं सोचा कि आप लोगों को आज एनपीओ ही बता देता हूँ। मैंने आपको फाइनेंस नहीं बताना है, एक टॉपिक में डिस्कस हो रहा था तो उसी टॉपिक के ऊपर मुझे याद आ गया, इसीलिए मैं आपको ये पॉइंट थोड़ा बता रहा हूँ। सर आप लोग इसके बारे में सुने हो आजकल, ओएनडीसी? एनीवन? यस सर। ओएनडीसी के बारे में सुने हो? ओएनडीसी
यस सर, लास्ट Yes, क्लास sir. में हम बोले। फूड डिलीवरी करता है। सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक न्यू प्लेटफॉर्म बना है और ये काफी दिनों से काफी एक्टिव हुआ है। 2021 से चालू हुआ है बट आजकल बड़ा चर्चा में है ओएनडीसी। और ये ना गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट लेवल में जोमेटो स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म को या फ्लिपकार्ट अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म को भी टक्कर देने के लिए आया है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं, सेक्शन 8 के बारे में बात करें। सर ये देखो ये क्या है सर, ONDC.org जो है ये एक ई कॉमर्स कंपनी है, बट कैसा कंपनी है? इज अ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी। दिखाई दे रहा है आप लोग? हेलो, द प्राइवेट नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी established by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade of Government of India to develop open e-commerce। सर ओपन ई कॉमर्स मैंने ओपन में सिर्फ ओपन यूनिवर्सिटी होता है ना, जिसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी में क्या होता है? ओपन यूनिवर्सिटी में कोई भी कभी भी अपना ग्रेजुएशन डिग्री मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सकता है ना, ओपन टू ऑल। कभी भी आओ, पढ़ो, डिग्री लेके जाओ। मैंने रेगुलर में अगर आपको कभी मौका नहीं मिला तो ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू से आप अपना जो इच्छा है डिग्री का वो पूरा कर सकते हो, है ना। सबकी जिंदगी में इक्वल मौका नहीं मिलता है ना, कई बार ऐसे होते हैं कि रेगुलर टाइम पे मौका नहीं मिला ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस, तो बाद में ओपन यूनिवर्सिटी। तो सर वैसा ही ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो ONDC आया है, ये सभी के लिए एक बराबर का प्लेटफॉर्म बना रहा है। यानी आज के डेट में कोई भी कहीं भी अपना प्रोडक्ट, अपना खाना पीना का प्रोडक्ट जो भी है, ठीक है, ये सब चीज बेसिकली बेच सकता है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। इसलिए जोमेटो का शेयर भी उस दिन गिर गया था 7% में, डर के मारे। और क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है सर, ऑलरेडी दिल्ली में और बैंगलोर में पायलट प्रोजेक्ट चालू हो चुका है, ऑलरेडी दिल्ली बैंगलोर में चालू हो चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि जोमेटो स्विगी से हम लोग जब कोई खाना ऑर्डर करते हैं तो जो डिलीवरी चार्ज पड़ता है मानो 30 रुपीज और 40 रुपीज, ये ऑलमोस्ट गिर के हार्डली 10 रुपीज 15 रुपीज पड़ सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। अभी समय बताएगा, मैं थोड़ा खबर रखूंगा या फिर आप लोग भी खबर रखोगे तो मुझे बता सकते हो कि सर एक्चुअल में क्या हो रहा है। अगर कोई दिल्ली में है ONDC से कभी ऑर्डर वगैरह कर रहा है तो कैसे क्या चल रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकली पता लग जाएगा। सर मैं अभी ONDC में ज़्यादा बात करने नहीं आया, बस ये प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा देख रहा था तो मैं सोचा आपको बताऊं। लेकिन मेरा मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है कि आपको मैं NPO के बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। मैंने बेसिकली मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ सर, जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू प्रमोट कॉमर्स। हेलो, दिखाई दे रहा है क्या? टू प्रमोट यस सर। कॉमर्स, है ना। तो ONDC क्या काम कर लिया है सर? एवरीवन्स कॉमर्स, हर किसी का बिजनेस प्रमोट करने के लिए आया है, हर किसी का बिजनेस प्रमोट करने के लिए आया है। जिसका कोई नहीं उसका ONDC बन सकता है। मैंने आपको या किसी भी बिजनेसमैन को जो चाहते हैं कि उसका प्रोडक्ट लोकल को फोकल बना के ग्लोबल जाए, बात को समझे, ये मेरा वर्ड नहीं है सर, मोदी जी का वर्ड है। लोकल को फोकल बना के ग्लोबल जाना है, मतलब समझते हो? प्रोडक्ट लोकली बनेगा, वही आपका फोकल पॉइंट है। फोकल माने सेंटर पॉइंट। लोकल को फोकल बना के ग्लोबली आपका प्रोडक्ट, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी गांव से बिलोंग करते हो, दुनिया बदल गया है सर। किसी को ना, जैसे हम, मैं गांव से हूँ सर, मतलब मेरा जो पैदाइश है, मेरा जो बड़ा होना है सब गांव में है सर। तो जो गांव का होता है ना उनको ना थोड़ा सा, या छोटा शहर का जो होता है उनको ऐसा थोड़ा सी चिंता होती है कि भाई गांव में कुछ नहीं है। अरे गांव में ही सब कुछ है, गांव में कुछ नहीं है ये सोच ही बदल डालो। जो छोटे शहर से बिलोंग करते हो, जो जिनको लगता है कि दिल्ली कोलकाता मुंबई सब कुछ है, हैदराबाद बैंगलोर सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आप अपने गांव से बैठ के भी अपना प्रोडक्ट आइटम दुनिया भर में बेच सकते हैं। ये मौका बनाना चाहता है
इसीलिए मोदी जी का ये पॉइंट था 2019 के बजट के टाइम पे, हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने ये पॉइंट रखा था सर, तब जो पार्लियामेंट में, तो ये पॉइंट बोला था उन्होंने, मुझे याद है तभी, कि लोकल को फोकल बना के ग्लोबल जाना है। तो बेसिकली इनका मेन आइडिया था कॉमर्स को प्रमोट करना है, और क्योंकि आजकल जमाना ऑनलाइन का है ना, हर किसी को इक्वल मौका मिले, और सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अपने लोकल गांव में ही अपने आप को बना के रखो, या फिर अपने छोटे शहर में ही आपका लिमिटेशन हो जाए। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपका प्रोडक्ट दुनिया भर में, केरला से कश्मीर जाएगा, बंगाल से गुजरात जाएगा, नागालैंड से आसाम जाएगा, कहीं से कहीं भी जाएगा सर। समझ गए? लेकिन अभी लॉ में आ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर झेलने के लिए। सो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, जिसका ऑब्जेक्ट होता है किसी पर्पस को प्रमोट करना, जैसे कि कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए ओएनडीसी आया है, साइंस को प्रमोट करने के लिए भी कोई कंपनी डेवलप किया जाता है, एडुकेशन को प्रमोट करने के लिए भी कंपनी डेवलप किया जा सकता है। लेकिन जो भी होगा सेक्शन 8 होगा, जो भी होगा सेक्शन 8 होगा, टू प्रमोट कॉमर्स, टू प्रमोट साइंस, टू प्रमोट एडुकेशन, टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। ओके ना सर? टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, टू प्रमोट रिलीजियन, रिलीजियन को भी बनाने के लिए, रिलीजियन को डेवलप करना है, उसके लिए भी एनपीओ बनाया जा सकता है। ठीक है? आजकल तो मार्केट है सर, मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म अच्छा है सर, ऑब्वियसली किसी का धर्म तो अच्छा है। अब कोई बोलेगा नहीं सर सबका धर्म अच्छा है, हाँ सर सबका धर्म अच्छा है। ठीक है? किसी का धर्म खराब नहीं है। जो बेसिकली देखो, जो ह्यूमैनिटीज के लिए काम करता है, जो मानव धर्म के लिए काम करते हैं, वो धर्म बेस्ट है। अब जिस धर्म में मानव जाति का डेवलपमेंट है, वही धर्म बेस्ट हो। ये मेरा बात नहीं है सर, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, और इसी के लिए उनको दुनिया मानता है। ठीक है? ह्यूमैनिटीज। ठीक है? जिस धर्म में करुणा नहीं है, जिस रिलीजियन में कंपैशन नहीं है, ठीक है, ठीक है, इंसान को इंसान के प्रति जिस रिलीजियन में कंपैशन नहीं है, वो रिलीजियन रिलीजियन ही नहीं है। तो ऐसा रिलीजियन तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं, सभी रिलीजियन में कंपैशन है। अच्छा, या फिर और भी चीजें हो सकता है, आर्ट्स के लिए भी आ सकते हैं आपका। आर्ट्स माने आर्ट को प्रमोट करना, आर्ट्स माने पढ़ाई वाला आर्ट्स नहीं, देखो तो आर्ट्स माने पढ़ाई वाला आर्ट्स नहीं है। माने हम लोग आर्ट्स माने कुछ ना सोच सकते, बंगाली पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, हाँ हिस्ट्री पढ़ना है। ये गलत सोच हो गया सर सोसाइटी में। हिस्ट्री माने हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं, हिस्ट्री माने एक रियलिटी है। बंगाली माने बंगाली नहीं, लिटरेचर है। हिंदी माने हिंदी नहीं, लिटरेचर है। इसी बंगाली हिंदी पढ़ के लोग मूवी बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, उसका मार्केट बहुत बड़ा है सर। जो भी हो, या फिर हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट हो, कोई हाथ का कला हो, जो भी हो, आर्ट को प्रमोट करना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, रिसर्च को प्रमोट करना, चैरिटी को प्रमोट करना, या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना, जिसका बहुत जरूरत है, हाई डिमांड। सारा जगह जिधर देखो सिर्फ घर बन रहा है, घर बन रहा है, ब्रिज बन रहा है। हाँ, जिधर देखो लोग घर बनाते हैं सर, हर जगह को कॉन्क्रीटाइज कर रहे हैं। बहुत जरूरत है सर। अगर किसी के पास थोड़ा पैसा है या नहीं भी है, तो एकजुट करके कोई ऐसा करो, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है सर। नहीं तो सब होगा बट हम लोग नहीं होंगे सर। सब कुछ होगा बट हम लोग नहीं रहेंगे। मतलब पैसा कमा के भी पैसा भोग करने का ना सुख होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है, पैसा तो कमा रहे हैं आजकल लोग, बट उसको भोग करने का, उस सुख को पाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है, सब डिजीज में खत्म हो जाएगा। सर ध्यान से बात को समझे, जो भी प्रॉफिट करता है एनपीओ, जो भी प्रॉफिट एनपीओ करता है, ये सिर्फ अपने ही डेवलपमेंट का खर्चा करना चाहिए। माने ओएनडीसी, ये जो बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन आया है सर, ये प्रॉफिट करेगा ना? ओएनडीसी प्रॉफिट करेगा, बिल्कुल करेगा। प्रॉफिट क्यों नहीं करेगा? बिना प्रॉफिट में, विदाउट प्रॉफिट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकता। प्रॉफिट तो करना है, ऑर्गेनाइजेशंस को सर्वाइवल करना है, और सबसे बड़ा चीज की सर सक्सेसफुल करना है, प्रॉफिट तो करना है। लेकिन प्रॉफिट बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज खरीद के अपना पर्सनल बंगला बनाने के लिए नहीं है, क्योंकि आप एनपीओ चला रहे हो। अगर आप एनपीओ चला रहे हो तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करना है, क्योंकि जैसे ये कॉमर्स को डेवलप करने के लिए आया है, वेर एनीवन कैन सेल, एवरीवन कैन बाय फ्रॉम ईच अदर ऑनलाइन, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो फिर जो भी प्रॉफिट करेगा, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में प्रॉफिट को यूटिलाइज किया जाएगा। यही एनपीओ का मेन पर्पस होता है सर। अगर पर्पस से चूके मतलब बहुत मुश्किल है। आगे पढ़ना है, लॉ, लॉ वही बताता है सर। मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ अभी।
कि सर अगर एनपीओ बनाने के बाद आजकल ना वो क्या बोलते हैं सर, अ, हम लोग बंगाली में एक बात कहते हैं, बोलते हैं कि सोर्सेर भीतर भूत, माने ऐसे बहुत सारे हिंदी में भी बोलते हैं सरसों के अंदर ही भूत है, ऐसा करके बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप एनपीओ चला रहे हो बट एक्चुअल में एनपीओ नहीं है, माने एनपीओ के आड़ में आप बेसिकली ठग रहे हो, माने लोगों को दिखा रहे हो कि आप चैरिटी के काम कर रहे हो, बट वो चैरिटी नहीं है, इसके पीछे कुछ अलग मतलब है। ब्लैक मनी को व्हाइट करने का मतलब हो सकता है। हाँ, लोगों को लोगों को चुनाव लगाने का मतलब हो सकता है। हाँ सर, चुनाव लगाना माने सर बहुत सारा रिलीजन को लेके चुनाव लगाया जाता है। हाँ, सोशल वेलफेयर के नाम पे चुनाव लगाया जाता है। मैं आपको क्या बताऊं सर, समाज में बहुत प्रॉब्लम है। जो भी हो, अगर आप अपने एनपीओ के ऑब्जेक्टिव से भटके तो आपके ऊपर पेनल्टी फाइन बहुत कुछ लग सकता है। और एनपीओ जो भी डिविडेंड कमाएगा वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, एनपीओ के मेंबर बिल्कुल होगा, एनपीओ में मेंबर होगा, मैंने मेंबर माने एनपीओ का मेंबर या शेयर होल्डर बिल्कुल होगा, पर सर वो डिविडेंड भी कमाएगा, डिविडेंड माने पार्ट ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड माने पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, माने बेसिकली वही प्रॉफिट इफ एनी इज यूज्ड टू प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स ओनली। जिस काम के लिए आए हो उसी काम के लिए खर्चा करो। आजकल क्या देखा जाता है ना, एनपीओ बना के अच्छा कमा रहे हैं, फिर देखा जा रहा है कि मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है। अरे भाई, इतना अगर एनपीओ चला रहे हो तो फिर मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में क्या कर रहे हो भाई। हाँ, गिफ्ट मिलता है कई कई बार, वो अलग चीज है, लेकिन तुम अपने जो भी आपको मिल रहा है, मतलब जिस पर्पस में आप बने हो उस पर्पस में खर्चा करो। कई बार आपको डोनेशन में मिलता है, दैट्स ओके। डोनेशन में मर्सिडीज दिया गया है, आजकल बड़े बड़े डोनेशन मिलता है सर, बड़ा बड़ा डोनेशन मिलता है, जैसे इस्कॉन जो चलता है। ठीक है, अब मैं इस्कॉन का नाम ही क्यों लेता हूँ, और भी है, ईशा फाउंडेशन इन कोयम्बटूर, बहुत बड़े बड़े फाउंडेशन है, वहां पर बड़े बड़े लोग सर एकदम रिच गुड रिच इवनिंग टॉप सर। लॉप। हाँ, गुड इवनिंग सुबह। ठीक है, तो जैसे इस्कॉन का सबसे बड़ा डोनेटर कौन है जानते हो? शायद आप लोगों को नॉलेज नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, फोर्ड मॉडल, फोर्ड का नाम सुनेंगे नहीं सुने? अरे, फोर्ड हाँ मॉडल सर। का नाम सुना है ना? ये इस्कॉन माने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कृष्णा कंसर्सनेस, जो इस्कॉन जैसे मायापुर हेडक्वार्टर है, जो लोग बेसिकली भगवान कृष्ण को पूछते रहते हैं, गीता के बारे में बार बार बोलते रहते हैं, प्रचार करते हैं, रिलीजन पर्पस में बना हुआ है। सो इनका सबसे बड़ा डोनेटर है फोर्ड मोटर। तो अगर फोर्ड मोटर इनको गाड़ी देके रखा है तो नो इशू विद दैट, ठीक है। लेकिन एनपीओ के नाम पे पैसा कलेक्ट हुआ और उस पैसे से आप मौज कर रहे हो, ये गलत है। ठीक है, जो भी हो, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है बात। ठीक है, चलो आप प्रोसेस में फोकस करते हैं। समझ आ गया, मैंने बहुत सारा ज्ञान भी बांट दिया, पसंद आ नहीं आता है, ओके नो इशू, बट मैं बोल दिया। अब देखो सर, इतना देर से मैं आपको ऑब्जेक्ट में ही बात कर रहा था, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। ओके, सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज which are formed to promote the charitable object of commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, everything। ठीक है, रिलीजियन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, मैंने अगर ऐसा ऐसा पर्पस हो तो आप एनपीओ बना सकते हो। And such company intends to apply its profits in promoting its objects only and prohibiting the payment of any dividend to its member। ये अपने मेंबर को कोई डिविडेंड नहीं दे सकता। ठीक है, एकदम क्लियर कट लॉ में बोल दिया। ये है, इसको कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, तो सेक्शन 8 कंपनी के बारे में आपको अभी बता रहा हूँ। सर, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू द लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी लाइसेंस पावर होते हैं लाइसेंस इशू करने का, सेक्शन 8 का। दिस सेक्शन अलाउस द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्संस एज द कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी लिमिटेड होगा, एनपीओ का लाइबिलिटी लिमिटेड होगा, माने अगर एनपीओ मार्केट से लोन लेगा, तो मार्केट से अगर लोन वगैरह है एनपीओ का, लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है, कौन बताएगा मुझे? अगर एनपीओ लिमिटेड लाइबिलिटी है, इसका क्या मतलब है? यानी अगर एनपीओ का मार्केट में मानो 50 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग है, अगर एनपीओ फेलियर होते हैं पेमेंट करने में, तो क्या मेंबर पर्सनली लायबल होंगे? हेलो, No, sir. नो सर।
मेंबर पर्सनली लायबल नहीं होते। तो जो भी लोन रहेगा उसका पैसा कहाँ से मिलेगा? एनपीओ का एसेट बेच के, है ना? एनपीओ का एसेट को सेल। ठीक है, तो ये नॉर्मली लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट है। ये चाहे आप प्राइवेट कंपनी बना लो, चाहे पब्लिक कंपनी बना लो, हाँ सर, चाहे एनपीओ बना लो। और एक बात देखो सर, एनपीओ कभी भी अपने नाम के बाद, ठीक है, अपने नाम के बाद कभी भी ये वर्ड एडिशन नहीं कर सकते। जैसे कि a person as a company with limited liability without the addition of words limited or private limited to its name, ये नाम कभी नहीं रख सकता। by issuing license on such condition as it deems fit, the registrar, माने जहां पर आप अपनी registration करोगे ना, अपने ROC, shall on applications register such person or association of person as a company under this section, where it is proved to the satisfaction of the central government that a limited company registered under this act or under any previous company law has been formed with any of the objective and with the restriction and prohibitions it may by license allow the company to register under section 8 object। अगर कभी इनको लगता है तो फिर इनको बताना पड़ेगा। अगर कभी भी कोई ऐसा बना दिया तो वो सेक्शन 8 में गवर्नमेंट कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्स फिट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनका अप्रूवल दे सकता है, एज द केस में भी। और अगर उनको ठीक लगे, ठीक है, एंड टू चेंज इट्स नेम बाय ओमिटिंग द वर्ड, और उनको क्या बोलेगा, उनको क्या बोलेगा कि भाई अपना वर्ड को हटा लो, लिमिटेड वर्ड एज द केस में भी, प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम इट्स नेम एंड देयर अपॉन द रजिस्टर शैल ऑन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म register such company under this section and all the provision of this section shall apply to that company। and अगर कोई पहले प्राइवेट कंपनी था, लिमिटेड कंपनी था, तो उसका नाम से प्राइवेट कंपनी या लिमिटेड कंपनी का नाम हट जाएगा। ओके, उनके नाम से ये सब हट जाएगा और उनको सेक्शन 8 में अप्रूवल मिल जाएगा, अगर उनका काम वैसा हो गया तो। ठीक है, माने सिंपल बात है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में आ गया तो। ठीक, जैसे ओएनडीसी आया है, ओएनडीसी भी प्राइवेट कंपनी है लेकिन एनपीओ, ओएनडीसी प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट ने फॉर्म किया लेकिन प्राइवेटली रन होता है, गवर्नमेंट ने फॉर्म किया बट प्राइवेटली रन होता है। ठीक है, जिसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ओएनडीसी के बारे में बताया सर। और क्या, प्रिविलेजेस ऑफ लिमिटेड कंपनी ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी शैल एंजॉय सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन एज ऑफ लिमिटेड कंपनी। सर सेक्शन 8 का मेंबर क्या कोई फार्म बन सकता है? इफ फार्म में भी ए मेंबर, फार्म माने कोई पार्टनरशिप फार्म, फार्म माने यहाँ पर कोई पार्टनरशिप फार्म। अच्छा, मैंने आप लोग को आज स्टार्टिंग में ही एनपीओ उठा लिया, क्यों सर? मैं नॉर्मल कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताया सर। एक्चुअली वो एनडीसी मैं बता रहा था किसी को, तो मैं सोचा कि आप लोगों को एनडीसी से स्टार्ट करते हैं। तो एनडीसी सेक्शन 8 है, क्योंकि वो एनडीसी सेक्शन 8 है जो मैंने आपको बताया, तो इसलिए मैं सेक्शन 8 को पहले समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर बाद में मैं आता हूँ सर, बाकी चीज भी बताता हूँ। तो क्या एक फार्म माने एक पार्टनरशिप फार्म क्या एक सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकता है? यस, ए फार्म मे बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। माने एक सेक्शन 8 कंपनी, मानो एक ओएनडीसी एक सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है, तो अगर कोई फार्म सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बनना चाहता है तो वो बन सकता है। सर ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, सर ये क्या है ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल? मैंने आप लोगों को लास्ट दिन ही समझाया था, मुझे याद है, आप लोगों को याद है कि नहीं ये तो निर्भर करता है कि आपने रिवाइज किया कि नहीं। बट मुझे तो याद है सर कि मैंने आप लोगों को पेटीएम का, ओरिजिनल पेटीएम का, टाटा पावर का, आप बोलोगे तो और भी कंपनी का दिखा दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग किसी इंडिविजुअल कंपनी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। हम लोग कोई इंडिविजुअल कंपनी का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक लॉ की जरूरत के हिसाब से, लॉ की जरूरत के हिसाब से हम लोग प्रैक्टिकल कुछ चीजें देख रहे हैं। जैसे ये मैंने आपके सामने लास्ट दिन भी ओपन किया था, आज भी ओपन कर लिया। ये आपका पेटीएम का एमओए है सर। क्या है सर? पेटीएम का एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पेटीएम का ओरिजिनल नाम क्या है एंड व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ पेटीएम? पेरेंट कंपनी क्या है? पेटीएम उसका ब्रांड नेम है। पेटीएम का ओरिजिनल नाम है सर 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में गूगल सर्च करके भी दिखाया था। आप पेटीएम लिखोगे तो 197 बोल के निकल के आएगा शेयर के दाम में। ठीक है, तो सर ये एमओए क्यों मैंने दिखाया, ये बेसिकली ये जो एक्चुअली है ये पेटीएम का
ये देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अब और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी दिख जाएगा, ठीक है। सर एमओए एओए क्यों बनाया जाता है? क्योंकि एमओए क्या है, मैंने लास्ट दिन भी बताया था, आज और डिटेल्स में बता दूंगा सर। सर एक्चुअली एमओए में लिखा रहता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करने आया है, ठीक है। क्या करने आए हो बंदे, क्या करने आए हो? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे हर इंसान का जिंदगी में कुछ ऑब्जेक्टिव होता है सर, अगर नहीं है तो भटका हुआ है, बट एक ना एक दिन ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। हर इंसान भटकते हैं, कोई थोड़ा ज्यादा कोई थोड़ा कम, बट एक ना एक दिन आपको भी अपना ऑब्जेक्टिव मिलेगा, हर किसी को मिलता है, ठीक है। फिर आपका ऑब्जेक्टिव आपका एमओए बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव आपका एमओए बन जाएगा। तो कंपनी तो आर्टिफिशियल है ना सर, कंपनी आर्टिफिशियल है। तो कंपनी बनाने के टाइम पे उसका ऑब्जेक्टिव फिक्स करना पड़ता है कि भाई इस ऑब्जेक्ट के लिए हम आ रहे हैं, ये मेरा काम है। तो एमओए वो चीज है। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं सर, एमओए तो हो गया ऑब्जेक्ट वगैरह, एओए क्या है? सर एओए है रूल बुक, एमओए इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। एमओए इज क्या है सर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। बार बार आएगा सर, एमओए और एओए का चर्चा बार बार होगा, क्योंकि जब भी कंपनी बनता है ये दो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, हर कंपनी का। आप मुझे कोई भी कंपनी का नाम बताओ, दुनिया में कोई भी कंपनी बना लो भारत में, बाकी कंट्री का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, बट मैं बाकी कंट्री का छोड़ता हूँ, इंडिया का बात करता हूँ। कोई भी डेवलप नेशंस जो कंपनी सिस्टम में बिजनेस बना रहा है, हर जगह में एमओए एओए कॉन्सेप्ट होता है। आप अमेरिका में जाके भी कंपनी बनाओगे, वहां पर भी आपको एमओए एओए सिस्टम दिख जाएगा। तो बेसिकली एमओए इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, जिसको बेसिस में कंपनी बनाया जा रहा है। जैसे ये देखो ना, ऐसे में डिटेल्स में बताऊंगा आपको कि एमओए में क्या लिखना पड़ता है और एओ में क्या लिखना पड़ता है। ये ओरिजिनल है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जैसे कि यहाँ पर पेटीएम का ओरिजिनल में बताया गया कि द मेन ऑब्जेक्ट टू बी परस्यूड बाय द कंपनी on its incorporations are to carry on the business of developing, designing, importing, exporting software products and services, including telecom related softwares and service, and becoming a service provider of internet, telecommunications, radio, television, or any other distributions or broadcasting activity as may be permitted by the government. हाँ, थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज में एक ही चीज को बार बार बोल के लिखता है, और भी चीजें हैं, चाहो तो पढ़ सकते हो, चाहो तो पढ़ सकते हो। टू डेवलप, बिल्ड, स्टोर, देखो क्या लिखा है, to develop, build, store, host, promote portals, websites, other interactive multimedia products, e-commerce, applications and service, whether digital or otherwise, and market or distribute them on the internet or other distribution platform. क्या है, क्या करने आए हैं सर? वही बोला है कि मैं इस काम के लिए आया हूँ, ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन है, ये छोटा मोटा डेटा नहीं है सर, 113 पेज का डेटा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। समझ रहे सर? सर क्यों आप फालतू में पेटीएम का डिटेल्स बढ़ा रहे हो? नहीं सर, फालतू में कुछ भी नहीं है, रियलिटी है। आगे जाके यही सब ड्राफ्टिंग करना पड़ता है, एज ए कंपनी लॉ स्टूडेंट्स यही सब करना पड़ता है। जब भी आप कंपनी लॉ का रियल लाइफ एप्लीकेशन तो यही सब है। तो यहाँ पर पूछा था कि ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, क्या एनपीओ के केस में मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर हो सकता है? A company registered under this section shall not alter the provision of its memorandum or article except with the previous approval of central government. अगर कोई एनपीओ बन रहा है, सर एनपीओ बना रहे हो और रोज रोज आपका ऑब्जेक्ट बदल जाए, तो ऐसे नॉर्मल कंपनी के केस में जो प्रॉफिटेबल कंपनी होते हैं वो अपना ऑब्जेक्टिव बदल सकता है क्योंकि प्रॉफिट के लिए आए हैं, बट एनपीओ तो चैरिटी के लिए आता है सर। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट रोज रोज थोड़ी बदल जाएगा। मानो कोई रिलीजियन को प्रमोट करने आया है, कल बोलता है हम रिलीजियन नहीं, हम प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट काम करेंगे, कुछ दिन बाद बोलता है कि नहीं हम स्पोर्ट्स प्रमोशन में काम करेंगे, कुछ दिन बाद बोलेगा नहीं हम कॉमर्स प्रमोशन पे काम करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। आपका एक्सपर्टीज क्या है, आपका एक्सपर्टीज क्या है? अगर आपका एक्सपर्टीज लोगों के अंदर शांति फैलाना है तो रिलीजन को स्प्रेड करो। रिलीजन का मेन काम तो ये है ना, शांति का बानी। जैसे गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म को फैलाया था शांति के लिए, है ना, दुनिया भर में। भारत से निकला था और पूरा ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में शांति का बानी फैलाया। बाद में भारत का ही कुछ राजा जैसे सम्राट अशोका, हाँ सर, ये लोग भी, सम्राट अशोका सबसे बड़ा प्रीचर था गौतम बुद्धा का, मतलब फॉलो करते थे, गुरु मानते थे।
और गौतम बुद्ध का वाणी जो है जो सिखाया था उनको, एक्सपर्टीज होते हैं, हर हर एक ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्टीज होते हैं। तो आपका एक्सपर्टीज रोज रोज थोड़ी बदल सकता है। तो एक सेक्शन 8 कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव बदलेगा, इतना आसान चीज नहीं है। तो क्या कहते हैं कि ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, यस पॉसिबल, बट आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा, तभी जाके आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉफिटेबल कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव बदले तो हाँ कर सकता है, कर सकता है। बट अगर वो ऑब्जेक्टिव बदले उसके लिए भी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेजोल्यूशन। मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। जैसे पेटीएम के बारे में बात कर रहा हूँ, पेटीएम एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, एनपीओ तो ये है नहीं। तो पेटीएम का भी ऑब्जेक्टिव बदला है समय के साथ साथ। जैसे पेटीएम पहले इंटरनेट का बेसिक काम करता था, पेमेंट बैंक वगैरह नहीं था। जब पेटीएम ने पेमेंट बैंक वगैरह लाया ना, तो रिजोल्यूशन पास करवाया और फिर अपना ऑब्जेक्टिव को पास कराते हैं कंपनी की तरफ से, फिर गवर्नमेंट को आरओसी को जमा करते हैं, फिर आरओसी अप्रूवल करते हैं, तब जाके इनका ऑब्जेक्टिव नहीं चेंज होता। तो फिर भी प्रॉफिट के केस में समझ में आ जाता है, बट एनपीओ के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मस्ट। सर यहाँ पर .6 कहते हैं कि क्या एक एनपीओ दूसरे टाइप का कंपनी में बदल सकते हैं, मैंने प्राइवेट कंपनी में, ओपीसी में या पब्लिक कंपनी में बदल सकते हैं। कन्वर्जन इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी, the company registered under this section may convert itself into a company of any other kind only after complying with such conditions. A company registered under Section 8, which intends to convert itself into a company of any other kind, shall pass a special resolution at a general meeting for approving such conversion. माने बात ऐसा है सर, आज वेंडीसी को देख रहे हैं आप, वेंडीसी आज एक एनपीओ के तौर पर रजिस्टर्ड हुआ है। जोमेटो स्विगी जैसे कंपनी को कॉम्पीट करने के लिए सरकार ने इसको डेवलप किया, जिसको प्राइवेटली ऑपरेट कर रहे हैं। क्वेश्चन इज दैट कल अगर ओएनडीसी को लगता है कि नहीं हम लोग नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर अगर जनरल मीटिंग में सारे के सारे शेयर होल्डर अप्रूवल देता है कि हाँ आप इसको कंपनी में, प्रॉफिटेबल कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, सभी सभी मेंबर का अप्रूवल चाहिए सर, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है। सर स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? सर ये रेजोल्यूशन का चैप्टर आएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। ये तो बेसिक्स है, एडवांस लेवल जब चैप्टर आएगा उसमें रेजोल्यूशंस पास कराना पड़ता है। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, दो तरह का रेजोल्यूशन होते हैं, एक ऑर्डिनरी और एक स्पेशल। स्पेशल रेजोल्यूशंस में 75% फेवरेबल होना चाहिए। 75% वोट अगर फेवर में होता है किसी डिसीजन का, तो उसमें उसको स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं। और ऑर्डिनरी में मोर देन 50%, माने मानो कोई पर्टिकुलर डिसीजन पास हो रहा है, उसमें 51% एक तरफ है और 49% दूसरी तरफ, तो उसको ऑर्डिनरी पास बोल देंगे कि भाई एक वोट एक्स्ट्रा मिलके भी आप रेजोल्यूशन को पास करा सकते हो। लेकिन अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है तो 75% फेवरेबल होना चाहिए, तब वो स्पेशल रेजोल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पर एक बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सेक्शन 8 कंपनी को आप प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है जनरल मीटिंग में फॉर अप्रूविंग सच कन्वर्जन। सर समझ में आ रहा है बातें? हाँ सर, बोलो सर बोलो, क्या बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। थैंक यू सर। सर लाइसेंस छीन लेगा, हाँ सर छीन लेंगे लाइसेंस। क्यों छीनते हैं? लाइसेंस कब छीना जाता है? रिवोक कर लिया जाएगा, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। सर जब लाइसेंस के मुताबिक काम नहीं बनेगा, मतलब जिस पर्पस में आप आए हो, अगर आप वो पर्पस फुलफिल नहीं करते हो, जिसके लिए आपका अप्रूवल मिला था, अगर वो अप्रूवल का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लाइसेंस छीन लेंगे। The central government may by order revoke the license of the company that the company contravenes, contravene माने नियम जब पालन नहीं होता है, any of the requirement or the condition of this section subject to which a license is issued। जिस पर्पस के लिए आपको लाइसेंस मिला, पर where the affairs of the company are conducted fraudulently। मैं आपको पहले ही बोला था कि आजकल सर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी बहुत होता है एनपीओ के नाम पे। सर ये क्यों होता है? सर ये सर समाज में करप्शन के कारण, अगर बड़े ऑफिशियल्स करप्टेड हो जाते हैं ना, समाज में बर्बादी अनएडुकेटेड के लिए नहीं होता है सर, सो कॉल्ड एडुकेटेड लोगों के लिए ही समाज में बर्बादी होता है। हाँ सर मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सोसाइटी देख लो आप,
किसी भी स्टेट को देख लो आप, जिस समाज का हायर लेवल अथॉरिटी खराब है उसका रूट लेवल भी खराब हो गया है। जहां पर हाई अथॉरिटी सही है उस स्टेट का डेवलपमेंट देखो आप, और जहां पर हाई अथॉरिटी करप्टेड है वो स्टेट का खराब हालत है। हाई अथॉरिटी में कोई भी बिठा दो आप, सीएम पीएम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यूपीएससी क्रैक करके आईआरएस आईपीएस ऑफिसर्स, आप लोग हमारे लेवल में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, हाँ सर ये सब हायर लेवल अथॉरिटी है। यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ है ना तो पूरा खेल गड़बड़ है, जो भी हो। सिंपल बात है सर। सर मैं तो जो जेन्युइन है वही बात करूंगा, बाकी रियल लाइफ में क्या होता है सबको पता लग जाएगा समय के साथ। Sir, central government may by order revoke the license of the company where the company contravenes any of the requirement of the condition of this section subject to which a license is issued or where the affairs of the company are conducted fraudulently, okay, or in violation of the object of the company or prejudicial to public interest. And on revocation, the registrar shall put limited or private limited against the company's name in the register. और जैसे ही आपका एनपीओ का लाइसेंस छीन लिया जाएगा आपके नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लग जाएगा। जैसे ही लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लग जाएगा इसका मतलब ये है कि आप और कोई चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं हो, आप प्रॉफिट के लिए आए। ये आपके मेंबर के सामने भी क्लियर हो जाएगा। जिसका डोनेशन आप लेते थे, जो डोनेशन करता था आपको चैरिटी के नाम पे, क्योंकि दुनिया को लगता है ना कि हाँ ये अच्छा काम करता है, लेकिन आप अच्छे काम के आड़ में खराब काम कर रहे हो, है ना। अच्छे काम के आड़ पे खराब काम कर रहे हो। जो गंदा आदमी है, जो गंदा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, अच्छे के नाम पे खराब, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी। तो वो नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगा देगा। सर अगर इलीगल काम है तो वो तो अलग बात है, वो तो जेल में जाएगा। लेकिन अगर आप एनपीओ के नाम पे प्रॉफिटेबल काम कर रहे हो, एनपीओ तो है पर आप बिजनेस को प्रॉफिटेबल सेगमेंट में कर रहे हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर रहे हो, प्रॉफिट का हिस्सा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, पर्सनल पर्पस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि ये एनपीओ के कैरेक्टर के अगेंस्ट में चला जाएगा। तो सिंपल बात है, अगर ऐसा कुछ भी दिखेगा आपके नाम के आगे पीछे प्राइवेट लिमिटेड, मैं आगे बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लग जाएगा अगेंस्ट द कंपनीज नेम इन द रजिस्टर। बट बिफोर सच रिवोकेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट गिव इट रिटन नोटिस। रिवोक करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिस देगी ऑफ इट्स इंटेंशन टू रिवोक द लाइसेंस, कि मैं आपका लाइसेंस छीन लूंगा। ऐसा एक नोटिस एनपीओ के ऑफिस में जाएगा। एंड अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड इन द मैटर, सुनवाई होगा, आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा या फिर जहां पर भी एनसीएलटी या जहां पर भी बेसिकली लीगल सेटलमेंट के लिए बुलाया जाएगा। आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आप एनपीओ चलाते हो तो एनपीओ का जो मेंबर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको मौका मिलेगा कि भाई आपके तरफ से अगर कुछ कहना चाहते हो तो कहो, कि आप जो जानबूझ के गलती कर रहे हो या गलती से गलती हो गया। मैंने ऐसे गाना है ना सर हिंदी में, गलती से गलती की, हाँ क्या एक पीछे पीछे आया तेरा, ऐसा क्या क्या सब गाना है, जो भी हो। तो अगर गलती से गलती हो गया तो फिर आपको मौका मिल सकता है, पर अगर जानबूझ के गलती हुआ है तो मौका नहीं मिलेगा। सर वेर लाइसेंस इज रिवोक्ड, एक बार लाइसेंस रिवोक हो गया, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज एसेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट। सर ये सब पब्लिक के लिए है। सरकार जो भी करता है या जो भी करना चाहिए सरकार, आप लोग एक कॉन्सेप्ट सुनते हो गुड गवर्नेंस, हाँ, कंपनी के केस में क्या सुनोगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इन केस ऑफ कंपनी यू विल फाइंड अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉन्सेप्ट, और गवर्नमेंट के केस में आप सुनते हो गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस माने सरकार को हमेशा पब्लिक के हित में काम करना चाहिए, अपने हित के लिए नहीं, अपने पार्टी के हित के लिए नहीं, पब्लिक के हित के। हाँ सर यही तो होना चाहिए। तो जो कुछ भी गवर्नमेंट करेगा फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, where the license is revoked, the central government may by order if it is satisfied that it is essential in the public interest direct that the company be wound up, कंपनी को wound up करने को दे, माने बंद करने को दे अंडर दिस एक्ट। और amalgamated, amalgamate माने wound up माने बंद कर दो, amalgamate माने किसी के साथ जोड़ दो, कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको amalgamation कर देगा। सर ये जो amalgamation ऑफ कंपनी या फिर मार्जर भी बोलते हैं, amalgamation, merger, acquisitions,
दो कंपनी मार्ज होता है, दो कंपनी के बीच में अमलगमेशन होता है। कोई बड़ा कंपनी छोटा कंपनी को खरीद लिया तो उसको एक्विजिशंस बोलते हैं। जैसे वोडाफोन एंड आइडिया, वोडाफोन एंड आइडिया मार्ज हो गया ना, हम लोग उसको अमलगमेशन बोल सकते हैं। वोडा एंड आइडिया मिल गया तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक्विजिशन तो नहीं है, दोनों इक्वल कंपनी है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर साइज की कंपनी है, तो हम इसको या तो अमलगमेशन बोलेंगे या तो मार्ज बोलेंगे। एक्विजिशन कब बोलते हैं, जब एक बड़ा कंपनी एक छोटा कंपनी को खा लेता है, इसको बोलते हैं एक्विजिशन या टेक ओवर कर लिया, है ना सर। तो जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में, या तो कंपनी को बंद करने बोलेगा, या तो बोलेगा कि भाई कोई बड़ा कंपनी इसको खरीद ले, मैंने अमलगमेट कर ले किसी के साथ, है ना। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन ठीक ठाक काम करता है बट एनपीओ का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस में कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ मार्च या अमलगमेशन करने बोले। However, no such order shall be made unless the company is given a reasonable opportunity of being heard. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को मन किया और कर दिया। मैंने सर हिटलर वाला काम नहीं चलेगा। हिटलर जानते हो कौन है? इज अ वेरी फैसिस्ट पर्सन। हिटलर को जानते हो सर आप लोग, इतिहास में पढ़े हो हिटलर के बारे में? अरे हिटलर कहाँ का था, कहाँ का शेर था सर? कौन बोलेगा, कोई तो बताओ सर। जर्मन से ना। अरे सर आप लोग कनेक्टेड हो कि नहीं, बोलो। एडोल्फ हिटलर। किसी का आवाज नहीं आ रहा है सर? अरे सब कनेक्टेड है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। ओके सर। ये सर एडोल्फ हिटलर ये क्या करता था, इसको जो ठीक लगता था नाजी पार्टी बोलता था, ठीक है। नाजी पार्टी बोलता था। नाजी पार्टी, इसका पार्टी का नाम था नाजी जर्मनी, ठीक है। इसका जो ये था ना सर, ये अपने आप को आर्यन बोलता था। और इसका जो नेशनल ये था ना जर्मनी में, हिटलर के टाइम पे इनका जो नेशनल साइन था वो स्वस्तिक था, ठीक है। जो हमारे इंडिया का जो फेमस हिंदू रिलीजन में जो स्वस्तिक होता है ना, तो स्वस्तिक यूज करता था। जो भी हो, लेकिन इसका एक बहुत खराब चीज था सर, ये सोचता था ये जो करता है वही सही करता है, और जो भी डिसीजन लेता था ये अपने पूरा कंट्री के लोगों के ऊपर जबरदस्ती करता था। मैंने एकदम बोल दिया तो बोल दिया, नो अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, डेमोक्रेसी है भाई। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर सोशलिज्म फैसिज्म नहीं चलेगा, नहीं चलता है। हाँ थोड़ा बहुत जरूरत में करना पड़ता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के नाम पे गलत तो नहीं होने देना चाहिए ना। तो जरूरत पड़ने से सरकार कर सकता है, वो अलग बात, बट सबको मौका मिलता है। इसलिए बोला, however no such order shall be made unless the company is be given a reasonable opportunity of being heard। सर ये तो कंपनी है, हम लोग तो आतंकवादी तक लोगों को समय देते हैं। हाँ सर, इंडिया ऐसा एक कानून बना के रखा है हमारे देश में, जो आतंकवाद फैलाते हैं, जो लोगों को मारते हैं दिन दहाड़े, उनके लिए भी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में इतना मौका भी, उनको भी लॉयर दो, उन्हें भी अपना डिफेंस के लिए मौका दो, उनको भी सुनो। हाँ, ऐसा हम लोग अजमल कसाब के टाइम पे देखा था। हाँ सर, इवन आजकल ये जो रिसेंटली यूपी का बड़ा टेरर बहुत सारे लोगों के केस में दिखाई दे रहा है, सबको मौका दिया जाता है, ठीक है। चाहे वो पॉलिटिकल टेरर हो, चाहे वो नेशनल आतंकवाद टेरर हो, सब टेरर को भी मौका देता है। तो ये है हमारा देश। ओके सर, where a license is revoked and where the central government is satisfied that it is essential in the public interest that the company registered under this section should be amalgamated with another company registered under this section and having similar object। अच्छा, और एक बात सर, ये जो अमलगमेशन का बात हो रहा था कि अगर कंपनी को लगता है कि अकेला नहीं चल पा रहा है तो फिर ये किसी और कंपनी के साथ अमलगमेट करने बोलेगा, बट ये और कंपनी अनदर एनपीओ ही होना चाहिए। मैंने दो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाला कंपनी, एनपीओ का, ठीक है, दो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाला, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए हो, चाहे वो कॉमर्स के लिए हो, चाहे किसी भी रीजन के लिए, तो अगर गवर्नमेंट को लगेगा तो अनदर एनपीओ के साथ अमलगमेशन हो सकता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट सेम हो तभी आपको अमलगमेट करने देगा। जैसे प्रॉफिट के केस में वोडाफोन और आइडिया क्यों मर्ज किया था, और मर्ज करके भी बन गया
बिकॉज दोनों का ऑब्जेक्ट सेम था। सिमिलरली एनपीओ के केस में भी अगर दो एनपीओ का ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सेम है तो इनको भी अमलगमेट करने का मौका गवर्नमेंट दे सकती है। ठीक है सर। और क्या सर, if on the winding up or dissolution of a company registered under this section there remains after the satisfaction of the debts and liabilities, मैंने कंपनी का एनपीओ का बात कर रहा हूं मैं। एक सेकंड, जब कंपनी को वाइंड अप का डिसीजन दिया गया, वाइंड अप और डिसोल्यूशन मैंने बिजनेस को बंद करना है, एनपीओ को बंद करना, रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन मैंने सेक्शन 8, there remains after the satisfaction of its debts and liabilities any assets, they may be transferred to another company registered under these sections and having similar object, subject to such conditions as the tribunal may impose, or may be sold and proceeds thereof credited to the insolvency and bankruptcy fund formed under section 224 of the insolvency and bankruptcy code 2016। सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा सर, ये क्या है बोले। जब एक एनपीओ को बंद करना है, वाइंड अप करना है, डिसोल्यूशन करना है, तो हो सकता है कि इसका कोई मार्केट में डेब्ट या लायबिलिटी पड़ा हुआ है, मैंने लोन वगैरह मार्केट में था, अभी भी उसका रीपे नहीं हुआ है। तो क्या कहता है सर, एनी एसेट दे मे बी ट्रांसफर टू अनदर कंपनी, जो सिमिलर ऑब्जेक्ट के कारण मार्केट में एनपीओ के तौर पे हैं, कुछ कंडीशन लगा के उनको ट्रांसफर किया जा सकता है अगर ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल माने कोर्ट, ट्राइब्यूनल माने कोर्ट, ठीक है, माने कंपनी कोर्ट जो होते हैं एनसीएलटी, अगर ट्राइब्यूनल में इंपोज और मे बी सोल्ड एंड प्रोसीड देयरऑफ, माने एसेट्स वगैरह बेच के लोन शोध कर सकता है, या फिर सिमिलर ऑब्जेक्टिव चलाने वाले किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये काम दे सकते हैं कि भाई आप इनका बिजनेस टेक ओवर कर लो और इनका लायबिलिटी वगैरह को आप रिपे करते हैं, या फिर ट्राइब्यूनल में इंपोज और में सोल्ड एंड प्रोसीड देयरऑफ एंड क्रेडिटेड टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड। माने सर यहाँ पर थोड़ा समझने वाला बात, एक कंपनी को जब बंद किया जाता है ना, तो ऑब्वियसली तभी बंद किया जाएगा जब ये अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर रहा है, मार्केट में लोन वगैरह है प्रॉपर्ली रिपे नहीं कर पा रहा है, एनपीओ चलाने में सक्षम नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बिजनेस चला नहीं पाए और मार्केट में लोन वगैरह आउटस्टैंडिंग रख के बिजनेस बंद कर दिए। हाँ सर, मार्केट में डेब्ट लायबिलिटी को आउटस्टैंडिंग रख के आप बिजनेस को बंद थोड़ी ना कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन तब आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड में आना पड़ेगा, इसके लिए एक अलग लॉ है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, कोड माने लॉ। अब धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा सर कि भी एक्ट बोल के वर्ड नहीं रहेगा, सब कोड में बदल जाएगा। कोड माने बेसिकली एक्ट। जैसे रिसेंटली एक ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये तो एनपीओ का बात मैं कर रहा हूँ, बट रिसेंटली एक प्रॉफिटेबल कंपनी के केस में ऐसे ही एक इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी का प्रोसेस चल रहा है। कोई बता सकते हैं मुझे किस कंपनी के बारे में ऐसे हो रहा है, किसके बारे में हो रहा है कंपनी का इंसॉल्वेंसी? गो का, गो एयरलाइंस, इसी का तो हुआ है। ये देखो, गो एयरलाइंस बेसिकली अपने आप को बैंकरप्सी फाइल कर दिया सर, ठीक है, कुछ प्रोटेक्शन मांगा है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है सर, देखो लॉ का भाषा है एकदम। एनसीएलटी एडमिट्स गो एयर इंसॉल्वेंसी प्ली, मोराटोरियम किक्स इन, मैंने कुछ समय मिलता है उसको मोराटोरियम टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एनसीएलटी एडमिट्स गो एयर इंसॉल्वेंसी प्ली। तो बेसिकली जब कंपनी इंसॉल्वेंसी के लिए जाते हैं, क्यों इंसॉल्वेंसी के लिए जाते हैं, देखो वही वाला जो मैंने अभी आपको लॉ को बताया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है। तो गो एयरलाइंस एक एयरलाइंस बिजनेस है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट ये अपने बिजनेस को चलाने में नाकाम हुआ है। तो अभी इसका जो मार्केट में लोन वगैरह है ना, तो लोन रीपे करना है। तो अगर लोन रीपे करना है तो कैसे रीपे होगा, जैसे यहाँ पर दिया है, तो वादिया ग्रुप बैक्ड एयरलाइन had filed for insolvency on 2 May, 2nd May, citing financial losses to the tune of 10,800 crore in lost revenues and additional expense due to faulty engines supplied by US-based Pratt and Whitney। मतलब इन्होंने जो इंजन वगैरह दिया था ये सब खराब चीज दिया था। The airline has sought compensation of approximately 8,000 crore in the Singapore arbitration। सिंगापुर आर्बिट्रेशन क्या है,
सर सिंगापुर भी इंटरनेशनल बिजनेस रिलेटेड मैटर का आर्बिट्रेशन माने बेसिकली वो भी कोर्ट है, ठीक है। माने अगर इंटरनेशनल मैटर है तो हम लोग सिंगापुर में जाके बिजनेस का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इंडियन कोर्ट में जाने से पहले, ठीक है। तो सिंगापुर के बारे में बहुत चर्चा होंगे सर। जैसे रिसेंटली बिग बाजार और अमेजन के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, बिग बाजार और अमेजन के बीच में। तो बिग बाजार को रिलायंस ने परचेज किया था, लेकिन अमेजन ने बोला कि नहीं हमने पहले बोला था आपने मेरे को नहीं दिया। तो कंपटीशन एक्ट के तहत केस बन गया। तो फिर बिग बाजार अमेजन के अगेंस्ट में सिंगापुर आर्बिट्रेशन में चला गया था। सिंगापुर आर्बिट्रेशन अमेजन के फेवर में केस दिया, तब बिग बाजार इंडियन कोर्ट में डील कर दिया। ऐसे बहुत नाटक चला है सर, ठीक है। तो ऐसा ही सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल बात है, जब कोई कंपनी अपने आप को चलाने में नाकाम हो जाते हैं तो उसका मार्केट डेब्ट लाइबिलिटी को चुकाना पड़ता है, चाहे वो एनपीओ हो या प्रॉफिटेबल हो। तब उनको जो भी एसेट सेल करके जो भी प्रोसीड्स मिलेगा, माने जो भी पैसा आएगा, सिंपल बात है, जैसे 10,800 करोड़ का इनका मार्केट लोन है, एसेट बेच बाच के अगर 5,000 करोड़ भी आ जाए, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, जमा होगा क्रेडिटेड टू इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड, जो सेक्शन 224 के तहत बनाया गया है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये लॉ आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, नॉर्मली फाइनल लेवल में पढ़ना पड़ता है। सीएस एग्जीक्यूटिव में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के ऊपर हल्का सा एग्जीक्यूटिव में है, बाकी फाइनल में भी डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। बाकी सीएसईएमएस स्टूडेंट्स इसको फाइनल में ही पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के ऊपर ज्यादा डिटेल्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। अरे বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? यस सर। हाँ सर ये सब लाइन नहीं है, लाइफ है लाइफ। ये सब लाइन नहीं है, लाइफ है। मैंने समझते हो, लॉ में जो किताब में लिखा रहता है आप इसको लाइन समझते हो। अगर लाइन समझोगे और याद करोगे तो भूल जाओगे, लाइफ समझोगे समझ के पढ़ोगे तो जिंदगी बना लोगे, है ना सर। यही चीज भूल ना करे, लाइन समझ के प्रेशर ना क्रिएट करे, लॉ समझ के पढ़े समझे और जानने की कोशिश करे, तो जाके लॉ आपके लिए इजी हो जाएगा। सर पेनल्टी और पनिशमेंट के बारे में कुछ बोला है सर, क्या पेनल्टी क्या पनिशमेंट? सर जो सेक्शन 8 कंपनी होता है वो अगर अपना सिस्टम फॉलो नहीं करता है, इफ ए कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट in complying with any of the requirements laid down in these sections, the company shall be punishable with fine varying from 10 lakh rupees to 1 crore rupees। मजाक नहीं है, कंपनी अगर गलत करेगा, एनपीओ बना के कुछ भी गलत करेगा, एज पर ऑब्जेक्टिव काम नहीं करेगा, एज पर लॉ नहीं चलेगा, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का फाइन है। सर सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो 10 लाख से 1 करोड़ तो कंपनी का फाइन है, 10 लाख से 1 करोड़ तो कंपनी का फाइन है, मैंने एनपीओ का। और जो ऑफिसर इस काम को करने में हेल्प करेगा, मैंने ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जिसके कारण गलती होगा, जो चार्ज में रहेगा, जो जिनको जिनको पावर में मिलेगा, उनको क्या सजा मिलेगा, मतलब उनको क्या पेनल्टी चार्ज होगा, 25,000 से लेके 25 लाख तक का। और साथ में फ्रॉड का चार्ज लगेगा सेक्शन 447 कंपनीज एक्ट, ठीक है, समझ रहे सर। अगर रूल ठीक ठाक से नहीं मानोगे तो लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा। लाइसेंस रिवोक में 3 एक्शन लिया जाता है, या तो आपको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा या लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या फिर आपको वाइंड अप या सरप्लस ट्रांसफर करने के लिए बोलेगा, या तो आप वाइंड अप कर लो, वाइंडिंग अप माने बिजनेस को बंद कर दो, और आपका अगर जो भी सरप्लस बैलेंस पड़ा हुआ है, सरप्लस माने नॉर्मली एनपीओ है ना सर, एनपीओ अकाउंट्स किए हैं आप लोग अभी भी? अगर नहीं किए हैं तो मैम के पास जब आप लोग एनपीओ करोगे, ठीक है, अकाउंट्स का क्लास मैम के पास जो लोग करते हैं, मैम के पास अगर आप एनपीओ कर रहे हो या कर चुके हो, तो तब आप देखना कि कैसे वहां पर सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है ना, डोनेशंस वगैरह रिसीव होता है। और जैसे नॉर्मली हम लोग प्रॉफिटेबल बिजनेस में देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है, वैसा ही एनपीओ के केस में देखते हैं कि सरप्लस कितना हुआ।
सरप्लस या डेफिसिट। अगर सरप्लस है तो सिमिलर कंपनी को ट्रांसफर करो जो सेम ऑब्जेक्टिव में है, या फिर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड में ट्रांसफर कर दो। या तो सिमिलर कंपनी को ट्रांसफर कर दो या फिर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड पे क्रेडिट कर दो, क्योंकि आपका मार्केट में लोन वगैरह रहेगा तो उसको चुकाने में हेल्प हो जाएगा। या फिर आपका लाइसेंस रिवोक अगर हो रहा है तो आपको सिमिलर कंपनी के साथ एमालगामेट करने का भी मौका मिल सकता है। कोई दूसरा कंपनी है, एनपीओ है, सेम ऑब्जेक्टिव में काम करते हैं, तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। माने माने मानो कि एनपीओ ए है, एनपीओ बोल के कोई ए कंपनी, कोई ए है, ए एनपीओ, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी। जैसे हम लोग अभी ओएनडीसी का एग्जांपल ले रहा था, मैंने स्टार्ट किया था ओएनडीसी से। ऐसा अगर मानो ओएनडीसी का लाइसेंस रिवोक करेगा गवर्नमेंट, तो ओएनडीसी का कोई सिमिलर कंपनी अगर मार्केट में है तो उसको कन्वर्ट मतलब ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। अगर कोई ऐसा कंपनी मार्केट में है, उनके साथ एमालगामेशन माने मार्च करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। तो लाइसेंस रिवोक में सेक्शन 8 कंपनी में ऐसे होता है। और पनिशमेंट के बारे में मैं ऑलरेडी बता दूं। बोलो सर, सेक्शन 8 क्लियर है? सेक्शन 8 का रूल्स रेगुलेशंस समझ में आ गया सर? हेलो, अरे समझ में आया? हाँ या ना? हाँ सर। कुछ, हाँ सर, ठीक है सर। देखो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो एक्सेप्शनल पॉइंट वाइज काम करता है सर। कुछ अमेंडमेंट भी आया है 2021 2020 के आसपास में। कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि नॉर्मल कंपनी जो होते हैं ना, जो नॉर्मल प्रॉफिटेबल कंपनी होते हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे सर। एक चैप्टर भी आएगा जनरल मीटिंग, ठीक है, एडवांस लेवल कंपनी लॉ में पढ़ोगे, इंटर फाइनल लेवल में। प्रॉफिटेबल कंपनी जो होते हैं, ठीक है, वो जनरल मीटिंग बुलाते हैं हर साल, मैंडेटरी। वो नॉर्मली 21 दिन की नोटिस देके बुला सकता है। कैन कॉल इट्स जनरल मीटिंग बाय गिविंग ए क्लियर 14 डेज नोटिस इंस्टेड ऑफ 21 डेज। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो प्रॉफिटेबल कंपनी होते हैं वो जनरल मीटिंग बुलाते हैं 21 डेज के नोटिस पे। बट अगर आप एनपीओ चलाते हो तो आप 14 दिन की नोटिस पे बुला सकते हो, 14 डेज के नोटिस पे जनरल मीटिंग बुला सकते हो, ठीक है। प्रॉफिटेबल कंपनीज के केस में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर का जरूरत पड़ता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जरूरत पड़ता है। बट एनपीओ के केस में अप्लाई नहीं होता है, डज नॉट अप्लाई। नीड नॉट कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशंस एंड रेम्यूनरेशंस कमिटी। कोई नॉमिनेशन या रेम्यूनरेशंस कमिटी की जरूरत नहीं है। एंड शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी का भी कोई जरूरत, क्योंकि आप एनपीओ हो, आपका कोई शेयर होल्डर रिलेशनशिप की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मेन पर्पस ही है तो प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, चाहे स्पोर्ट्स हो, कॉमर्स हो, है ना, रिलीजियन हो, वट एवर। तो बेसिकली आपका हमेशा फॉर्मेशन क्या है? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। प्रॉफिट का एप्लीकेशन क्या है? टू प्रमोट दिस ऑब्जेक्ट। डिविडेंड पेमेंट अपने डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं मेंबर के अंदर ना, नो पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट। टाइप ऑफ कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी, साथ में लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लिख सकते विदाउट द एडिशन। कैसे ग्रांट होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ग्रांट सच स्टेटस। एनपीओ कैसे बनते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करती है। However, central government has delegated the power to grant license to ROC. सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावर आरओसी को देके रखा है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से आरओसी की तरफ से भी आपको मिल सकता है। आरओसी माने रजिस्टर ऑफ कंपनी। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवोक लाइसेंस इफ कंडीशन ऑफ सेक्शन 8 आर कॉन्ट्रावेंट। कब रिवोक करेगा? यू नो दैट सेक्शन 8 का रूल्स फॉलो नहीं होगा तो कॉन्ट्रावेंट हो जाएगा। अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली और प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, नाम के पीछे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लग जाएगा, और भी बाकी जो भी होता है मैं आपको पहले ही बोल दूं, ठीक है। ठीक है सर, ये रहा सेक्शन 8 रिलेटेड कंप्लीट डिस्कशन।
सेक्शन 8 रिलेटेड कंप्लीट डिस्कशन मैंने आपके साथ कर दिया सर। तो फिर आप क्या अब क्या पढ़ोगे सर? अब मैं आपको एमओए बताऊंगा, एओए बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जैसे यहाँ पर एक सेक्शन 9 था। सेक्शन 9 बेसिकली कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है उसके बारे में कहा है। सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। ठीक है, कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको इसके बारे में बात करता हूँ सर, बट उससे पहले नॉर्मल कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को एक बार बता देना चाहिए। हाँ सर, ओपीसी के बारे में मैं पहले ही बोल चुका था, ओपीसी मैंने ऑलरेडी बात कर चुका, तो ओपीसी में और रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन जो नॉर्मल कंपनी होते हैं मैंने प्रॉफिटेबल, नॉर्मल कंपनी मैंने कंपनी लोग क्यों बनाते हैं? आमतौर पे प्रॉफिट करने के लिए, है ना? तो उसका जो प्रोसेस है वो एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का पूरा एकदम प्रोसेस है। सेक्शन 7, तो सेक्शन 7 में कंपनी इनकॉर्पोरेशन बोला गया है, सेक्शन 8 में एनपीओ है और सेक्शन 9 में इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। याद रहेगा सेक्शन? सेक्शन 7 कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात करता है, सेक्शन 8 एनपीओ के बारे में बात करता है। हाँ सर, और सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। ओके, बात समझ में आ रहा है सर? अरे हाँ या ना? हाँ सर। कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहाँ जाके होता है सर? इसके लिए आपको विजिट करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, सरकारी साइट है अगेन। ठीक है, एमसीए के नाम से जाना जाते हैं। एमसीए में जाके मोदी जी का इमेज दे दिया, समझ गए आप कि मोदी जी कहाँ से आ गए। एमसीए सर्विस में जाके आप कंपनी फॉर्मेशन के यहाँ पर जाके, कहाँ चला गया ये रहा, कंपनी सर्विस। ओके, चेकआउट कंपनी नेम, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में जाके, ठीक है, आपको सारा प्रोसेस दिख जाए। ठीक है, हाउ कैन आई रजिस्टर एन इंडियन कंपनी। ठीक है, यहाँ पर बाकी प्रोसेस एक एक करके बोला है। ठीक है सर, जब आप लोग कंपनी फॉर्मेशन वगैरह का काम करोगे ना फॉर्म वगैरह में, बस इसी साइड में जाके आपको एक एक चीजें फॉलो करनी। बट सर फॉलो करोगे तो सीख जाओगे, बट कभी डिटेल्स तो नहीं समझ पाओगे ना, क्योंकि डिटेल्स वहां नहीं है, डिटेल्स यहाँ है, लॉ के अंदर है। वो तो बस प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है इसका एक थोड़ा सा समरी यहाँ पर। सबसे पहले रिजर्वेशन ऑफ नेम बाय फाइलिंग ई एप्लीकेशन। कंपनी बनाना है तो सबसे पहले अपना नाम रिजर्व करो। ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसे लिखा है, हाउ कैन आई रजिस्टर इन इंडियन कंपनी। ठीक है, लिखा है इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी तो सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, स्पाइस फॉलो करना पड़ता है। आईएनसी 32 फॉर्म चाहिए होता है। ईएमओए, आईएनसी 33, ईएओए। ईएमओए माने इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ईएओए माने इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बार बार पेटीएम का एमओए एओए दिखा रहा हूँ। हाँ सर, वही चीज फाइल करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, ऑनलाइन में फाइल, सिंपल बात है सर। कंपनी बनाना कोई रॉकेट साइंस, मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बस बिजनेस का कुछ सिस्टम है, उसे फॉलो करो। तो सेक्शन 7 हमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो उसमें पहले स्टेप होते हैं सर रिजर्वेशन ऑफ नेम बाय फाइलिंग ई एप्लीकेशंस, ड्राफ्टिंग एंड साइनिंग ऑफ एमओए एओए। सर ये ड्राफ्टिंग एंड साइनिंग माने, चलो दिखा देते हैं ना, एंड इट्स सबमिशन टू आरओसी। एमओए एओए बना के घर पे सजा के थोड़ी रखना है। अरे एमओए एओए बना के घर पे सजा के थोड़ी रखना है। क्या करना है सर एमओए एओए बना के? रजिस्टर के पास भेजना है सर। थैंक यू सर, आरओसी को भेजना है, आरओसी को भेजना है। दिस डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी ई फाइल्ड एंड ई स्टैम्प्ड। ये जो डॉक्यूमेंट्स होगा इसको ई फाइल्ड करना है एंड ई स्टैम्प्ड करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली बेसिकली। मैं आपको एमओए एओए दिखाता हूँ, पहले भी दिखा रहा हूँ, तब से दिखा रहा हूँ सर, है ना? ये सब डिटेल, ये क्या एमओए, एओए भी होगा, एमओए के बाद एओए भी होता है। कहाँ चला गया, ये रहा, दिखाई दे रहा है सर? क्या लिखा है? कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या नाम है कंपनी का? 197 कंपनी लिमिटेड। कौन है ये? पेटीएम है, पेटीएम। ठीक है, ये देखो, ये पूरा ड्राफ्ट किया हुआ है एज पर द लॉ।
बेसिकली लीगली इसको लिखा गया है। जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं इनका ये सब काम बहुत ज्यादा होता है, जो लॉयर का काम करते हैं वो भी करते हैं, ठीक है। बट हाँ, जो लॉ का काम करते हैं और स्पेशली जो सीएस का प्रैक्टिसिंग करते हैं वो लोग इस ड्राफ्टिंग वगैरह में ज्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज सीएस का एक नेचुरल काम है सर ये सब, ठीक है। ड्राफ्ट करना, उसको फाइलिंग करना, कंपनी का पूरा प्रोसेस को फॉलो करना, नेचुरल काम। बट इसके अंदर आप जैसे एमओए एओए भी होता है, फिर कंपनी का इसके अंदर फाइनेंशियल डिटेल्स सभी चीजें होता है। तो एक एमओए एओए को डेवलप करना, उसके अंदर क्या रहता है मैं सब बताऊंगा। ये सभी चीज मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस करूंगा कि आखिर एमओए में क्या होता है, एओए में क्या होता है, ठीक है, तो क्या लिखा रहता है और इतना क्या जरूरी चीज है। लॉ है सर, भले ही देखने में बोरिंग सा हो, बट ये काम का चीज है। देखने में बड़ा बोरिंग है, कोई इमेज नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट और टेक्स्ट, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Consent of persons nominated as directors or act as directors to be submitted electronically. जिसको डायरेक्टर बनाया जाएगा कंपनी में, उनका कॉन्सेंट लिया जाएगा, या फिर जो डायरेक्टर का एक्ट करेगा उनको भी इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना पड़ेगा, भाई ये डायरेक्टर बनेगा। सबमिशन ऑफ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस एंड अदर डिक्लेरेशंस, पे फीस एंड अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली। सारा काम आजकल ऑनलाइन में होता है सर, ऑफलाइन में कुछ नहीं होता। ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डिजिटली साइंड बाय आरओसी and file declaration about address of registered office. File declaration about address of registered office. आपका कंपनी कहाँ है उसका डिटेल्स आप, ठीक है, उसका डिटेल्स आप। फिर क्या बोलता है, न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग डिक्लेरेशन, न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग डिक्लेरेशन दैट ऑल सब्सक्राइबर हैव पेड द वैल्यू ऑफ शेयर्स एग्रीड टू बी टेकन बाय हिम and the verification of registered office has been filed and this requirement is needed to be complied with before the commencement of business. बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपका जो भी शेयर होल्डर है वो अपना पूरा का पूरा शेयर का वैल्यू पे करेगा, ठीक है, उसको रजिस्टर्ड ऑफिस वेरीफाई भी करेगा, सब कुछ फाइल करने के बाद ही आपका बाकी प्रोसेस होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया है, रजिस्टर के पास क्या जमा करना है, फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। तो सिंपल काम है सर, जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट में भर्ती होने के टाइम पे जैसे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है, वैसा ही जब आप कंपनी बनाते हो तो आपसे भी डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा, कुछ इंफॉर्मेशन लिया जाएगा, है ना। विद द रजिस्टर विद इन हुज जुरिस्डिक्शन, किसके पास जमा होगा, आरओसी के पास जमा होगा। जिसकी जुरिस्डिक्शन पे, अगर आप वेस्ट बंगाल में हो तो वेस्ट बंगाल आरओसी, अगर आप बिहार में हो तो बिहार आरओसी, अगर आपका बिजनेस कर्नाटका में है तो कर्नाटका आरओसी। Within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated. The memorandum of association and article of association of the company duly signed by all the subscriber to the memorandum. जो मेमोरेंडम में सभी शेयर होल्डर का सब्सक्राइब साइन होते हैं। डिक्लेरेशन आप चेक कर सकते हो, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है सब्सक्राइबर वगैरह का सारे का साइन वगैरह रहता है। नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ईच सब्सक्राइबर दिखाई दे रहा है। विजय शेखर शर्मा, कौन है विजय शेखर शर्मा, एनी आइडिया सर, होगा कोई सब्सक्राइबर? अरे ना रे बाबा, सब्सक्राइबर तो है ही, ये तो ओनर है कंपनी का। पेटीएम को तो इन्हीं ने बनाया, पेटीएम का यही ओनर है, यही डायरेक्टर है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टेकन बाय ईच 10, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टेकन बाय ईच 10 शेयर दिया था। सिग्नेचर ऑफ सब्सक्राइबर साइंड, सिग्नेचर ऑफ विटनेस एंड एड्रेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑक्यूपेशन, क्या है क्या करते हैं, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर लिखा रहता है। राकेश शुक्ला, ठीक है, सभी का देखो एड्रेस वगैरह भी दिया हुआ है। इस तरह से बनता है सब, इस तरह से। तो जब पेटीएम बना था तब वो प्राइवेट था, तो प्राइवेट सब्सक्राइबर का सारा नाम ऐसे ही लिखा गया था, है ना सर। बस यही प्रोसेस फॉलो करना, बस आपको लॉ पढ़ने के टाइम पे ये प्रोसेस को पढ़ना पड़ता है कि आखिर कंपनी बनाने के टाइम पे क्या चीजें फॉलो करना हो।
द डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, जो कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे काम कर रहे हैं। कौन कौन कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे काम करते हैं? एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। इन प्रैक्टिस, हाँ, कंपनी के काम करने वाला चार्टर्ड या कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी नहीं, जो प्रैक्टिसिंग सीए है, सीएस है, सीएमए है, इनके बारे में बोल रहे हैं। एडवोकेट तो प्रैक्टिस करता ही है। एंड बाय ए पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल्स, जैसे कि डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है ऑफ द कंपनी। ओके, जो बेसिकली कंपनी फॉर्मेशन पे काम किया है। दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशंस एंड मैटर्स प्रेसिडेंट और इंसिडेंटल देयर, उसके साथ जुड़ा हुआ पहले का बाद, उसके साथ जुड़ा हुआ बाद का बाद, सब कुछ प्रॉपर हुआ है। कंपनी बनाने के पहले का जो भी जरूरत है, कंपनी बनाने के बाद भी जो भी जरूरत है, प्रेसिडेंट एज वेल एज इंसिडेंट, ठीक है, दोनों चीज आपको फुलफिल करना है। A declaration from each of the subscriber to the memorandum and from person named as the first director, if any, and in the article stating that जो डायरेक्टर बनेगा, फर्स्ट डायरेक्टर, इसका भी आपको एओए के अंदर दिखने को मिले। He is not convicted of any offense, मतलब जैसे विजय शेखर शर्मा अगर फर्स्ट डायरेक्टर है पेटीएम का, तो उनके अगेंस्ट में कोई कन्विक्शन, कोई कन्विक्टेड केस नहीं रहना चाहिए। He is not convicted of any offense, मैंने जेल वगैरह नहीं गया है यार, है ना, इन कनेक्शन विद द प्रमोशंस, फॉर्मेशंस और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी, मैंने कंपनी बनाने के बारे में इनके अगेंस्ट में कोई केस नहीं है। ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, मिसफियंस और एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी ड्यूरिंग लास्ट 5 years, लास्ट 5 साल में किसी भी कंपनी लॉ में इनके अगेंस्ट में किसी भी तरह का गलत नहीं। And all the documents filed with the register for registration of the company contain information that is correct and complete and true to the best of his knowledge and belief. जो कुछ भी सबमिट हो रहा है, सब कुछ उनके नॉलेज के साथ ही होता है ना सर। इस तरह से the address for correspondence till its registered office is established, ठीक है। जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बन जाता, तो कंपनी का कम्युनिकेशन एड्रेस क्या बनेगा? The particulars, name including surname or family name, residential address, nationality of every subscriber to the memorandum along with the proof of identity and in case of subscriber being a body corporate, अगर कोई सब्सक्राइबर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट माने कोई कंपनी हो सकता है या कोई एलएलपी हो सकता है ना, जिसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो एक्सेप्ट नेचुरल ह्यूमन बीइंग, such particular as may be prescribed. The particulars, name including surname or family name, the director identification number, that is DIN, director का एक identification number होता है जिसको DIN बोलते हैं, residential address, nationality of the person mentioned in this article as the first director and such other particulars including proof of identity as may be prescribed. The particulars of the interest of the person mentioned in the article as the first director of the company in the other firms or body corporate along with their consent to act as director of the company in such form and manner as may be prescribed. सभी डिटेल्स फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में आपको प्रॉपर्ली एज पर लॉ फुलफिल करना है। समझ रहे हैं सर? हाँ, इट्स जस्ट अ लीगल प्रोसेस, फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्टर। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको जमा करना है वही बोल रहे हैं। जैसे आप सब कुछ जमा कर दोगे ना, सेकेंड पॉइंट आ जाएगा, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप सारा प्रोसेस फुलफिल कर दोगे, फिर आपके सामने ये आ जाएगा। जैसे ये पेटीएम का क्या है सर? व्हाट इज दिस? इट्स अ सर्टिफिकेट ऑफ व्हाट? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये पेटीएम का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। कब बना था? 2001 में। समझ रहे हैं सर? 2001 में बना था। तब कौन सा लॉ चल रहा था? 1956। 2001 में 2013 कंपनीज एक्ट नहीं था, तब इंडिया का ही 1956 एक्ट हुआ करता था। समझ रहे सर? भारत सरकार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, ठीक है, इस तरह से आपको सर्टिफिकेट प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक, जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं, पास करने के बाद पास सर्टिफिकेट देते हैं, है ना, 12th का पास के बाद जैसे आपको 12th का सर्टिफिकेशन मिला है, कुछ वैसा ही बात मान। The registrar on the basis of documents and information filed shall register all the documents and information in the register and issue a certificate of incorporation in the prescribed form
to the effect that proposed company is incorporated under this act. ये proposed company इस काम के लिए आए हैं और कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई गलत काम के लिए नहीं है, एकदम लीगल काम के लिए। फिर उनको एक CIN नंबर मिलता है। जब एक कंपनी बनता है उनको एक CIN नंबर होता है। क्या नंबर होता है सर? CIN नंबर। ये देखो कंपनी का CIN नंबर ये दिखाई दे रहा है क्या? अरे ये देखा যাচ্ছে, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ सर। इसको बोलते हैं सीन नंबर। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपको सीन नंबर मिलेगा। ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द रजिस्टर शैल अलॉट टू द कंपनी अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। कौन देता है? रजिस्ट्रार देता है। विच शैल बी अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, हर कंपनी का अलग होता है, जैसे हर किसी का आधार नंबर होता है ऐसा ही। एंड विच शैल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द सर्टिफिकेट। Point 4, maintenance of copies of all documents and information. The company shall maintain and preserve at its registered office copies of all the documents and information as originally filed till its dissolutions. जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाता सारा का सारा डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है। जिस रजिस्टर्ड ऑफिस में कंपनी अपने आप को, तो पेटीएम जब बना था तो पेटीएम का भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। कहाँ चला गया भाई? पेटीएम का रजिस्टर्ड ऑफिस ROC क्या है? ये देखो, डेप्यूटी रजिस्टर ऑफ कंपनीज संजय सूद, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा, एंड दिस इज द मेलिंग एड्रेस एज पर रिकॉर्ड ऑफ अवेलेबल रजिस्टर ऑफ कंपनीज 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, देविका टावर, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली, दिल्ली, इंडिया। ठीक है, इस तरह से रजिस्टर्ड ऑफिस में सारा डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाता। फर्निशिंग ऑफ फॉल्स एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को बनाने के टाइम पे कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है तो फ्रॉड हो जाएगा, और फ्रॉड का केस 447 में लगता है कंपनी लॉ में, और फ्रॉड का सजा भी बहुत खतरनाक होता है सर, जेल भी हो सकता है, फाइन भी होता है। इफ एनी पर्सन furnishes any false and incorrect particulars of any information और suppress माने छुपाना, any material information, material माने important, material माने valuable, of which he is aware in any of the documents filed with the registrar in relation to the registration of a company, he shall be liable for action of fraud under section 447. Company already incorporated by furnishing any false or incorrect info or representation or by suppressing any material fact, that is post incorporation. यानी कंपनी बन गया, इसके बाद भी अगर कोई false information सबमिट हो रहा है, where at any time after incorporation of a company it is proved, यानी कंपनी incorporation के बाद अगर ये प्रूव हो जाता है that the company has been got incorporated by furnishing any false or incorrect informations or representation or by suppressing any material fact, यानी कोई जरूरी बात, कोई इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल बात छुपाया गया है, तो फिर फ्रॉडुलेंट एक्शन लिया जाएगा। किसके अगेंस्ट में? प्रोमोटर, पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एंड द पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन अंडर दिस सेक्शन शैल ईच बी लायबल फॉर एक्शन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। जो जिसने कंपनी को बनाया, जो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर है, वही लायबल रहेगा। आप गलत इंफॉर्मेशन से कंपनी नहीं बना सकते, आप गलत इंफॉर्मेशन से कंपनी नहीं बना सकते। फिर इसके बाद ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आएगा। ट्राइब्यूनल कौन? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, where a company has been got incorporated by furnishing false or incorrect info or representation or by suppressing any material fact or information in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such company, or by any fraudulent action, the tribunal or the court may, on application made to it, उनको application डालने से, on being satisfied the situations to warrant, अगर उनको लगता है situations का मांग है, ठीक है, तो फिर वो क्या ऑर्डर कर सकता है? जैसे यहाँ पर दिया है, व्हाट इज ट्राइब्यूनल? ट्राइब्यूनल मींस ए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, NCLT। ये लॉ बोर्ड है जो कंपनी रिलेटेड मैटर के कोर्ट है, जिसको सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट में बनाया गया है।
NCLT is a quasi-judicial body in India that is adjudicates issued relating to companies in India. The NCLT was established under the Companies Act 2013 and was constituted on 1st in 2016. ठीक है, अब आगे नहीं पूछना है सर NCLT क्या है, बता दी। बार बार NCLT का बात होगा, बार बार NCLT का बात होगा, बहुत पावर होता है NCLT में, और मार्केट में खबर भी NCLT रिलेटेड बहुत आएगा सर। जैसे गो एयरलाइंस का जो बात हो रहा है, कौन आ रहा है सर, देखो NCLT एडमिट्स गो एयरलाइंस इंसॉल्वेंसी प्ली। ठीक है, आपको NCLT बार बार नजर आएगा। अच्छा, NCLT क्या ऑर्डर देगा, फर्स्ट सच ऑर्डर, क्या ऑर्डर पास करेगा, एज में इट में थिंक फिट, जो लॉ को लगेगा, जो जो कोर्ट को लगे, फॉर रेगुलेशंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस। अगर कंपनी के मैनेजमेंट में चेंज करना है तो मैनेजमेंट को चेंज करने बोलेगा, मेमोरेंडम को चेंज करना है तो मेमोरेंडम को चेंज करने बोलेगा, आर्टिकल को चेंज करना है तो उसको चेंज करने बोल सकता है। जो भी करेगा पब्लिक इंटरेस्ट में करेगा और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड क्रेडिटर, कंपनी के मेंबर के हित के लिए, कंपनी के क्रेडिटर के हित के लिए और पब्लिक के लिए। डायरेक्ट दैट लायबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी अनलिमिटेड। अगर कुछ भी गलत होगा, कंपनी अगर जानबूझ के गलत करेगा, जो भी कंपनी का मेंबर है सबका अनलिमिटेड लायबिलिटी कर देगा। क्यों? क्योंकि कंपनी गलत इंफॉर्मेशन से बना है और कल जाके अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो लायबिलिटी लिमिटेड थोड़ी रह सकता है, अनलिमिटेड करे। साथ में और क्या कर सकता है, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर, सारों सीधे कंपनी का नाम ही हटा दे, यानी कंपनी और नहीं रहे। पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी को बंद करने का ऑर्डर आ जाएगा। ऐसा होता है। लास्ट ईयर कोलकाता से ही वेस्ट बंगाल आरओसी से कम 2-3 हजार कंपनी को वाइंड अप का ऑर्डर आया था सर। टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा नोटिस आया। ऐसा कभी कभी आएगा। आप लोग अगर अपना नाक कान खुला रखोगे तो आपको हर चीज देखने को मिलेगी। नाक कान खुला रखना का मतलब क्या है सर, नाक कान खुला ही है, नहीं तो सांस कैसे ले रहे। बात को बतंगड़ ना बनाए, बात को समझे। ऑलवेज बी कॉन्शियस, ऑलवेज बी अलर्ट, एज एटलीस्ट फॉर योर एजुकेशनल फील्ड। कहाँ क्या हो रहा है रिलेटेड टू कंपनी, रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू जीएसटी, रिलेटेड टू अकाउंट्स, रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू टैक्स, व्हाटएवर जो भी आपका सब्जेक्ट एरिया है, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, आपको एक्सपर्ट बनना है सर। आप लोग आम आदमी नहीं सर, खास बनने जा रहे हो। फर्स्ट सच ऑर्डर एज इट मे डीम फिट, क्या क्या कर सकता है देखो। ट्राइब्यूनल ये सब करता है जब कंपनी के बारे में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन उनको बनता है। जो कंपनी गलत इन्फॉर्मेशन से बनता है उनका नाम हटा देता है, वाइंडिंग अप कर देता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कर देता है, चेंज इन एमओए कर देता है, अदर ऑर्डर भी दे सकता है। प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर द कंपनी को भी वही सेम बात से रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। क्या आप बताओ, बिंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड इन द मैटर, कंपनी के बिहाफ में प्रोमोटर, डायरेक्टर या मेंबर को मौका दिया जाएगा। ठीक है कि भाई आप बताओ कि आपने गलत क्यों किया। अगर आप प्रूव कर देते हो कि आपसे जानबूझ के नहीं हुआ है, गलती से गलती हुआ है, तो माफ हो सकता है। बट अगर जानबूझ के हुआ है तो गलती माफ नहीं होगी। The tribunal shall take into consideration the transaction entered into by the company, including the obligations, if any, contracted or payment of any liability. जो भी कंपनी फॉल्सली बनाने के बाद अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन करेगा तो उसके बारे में भी कंपनी लॉ माने NCLT उसको भी अपने देखभाल के अंदर ले लेगा कि फॉल्स बनाने के बाद कंपनी क्या क्या ऑब्लिगेशंस बनाया है, क्या लोन लिया है, कहाँ पेमेंट किया है, सब चीज देख लेंगे। ठीक है, तो ये होता है कंपनी को गलत तरीके से बनाने का असर। सर आज के डेट में एक स्पाइस कॉन्सेप्ट आया है सर। क्या आया है सर? स्पाइस। ये क्या होता है? स्पाइस माने मसाला? क्या नहीं सर, ये मसाला नहीं है, कंपनी बनाने का शॉर्ट फॉर्म है। सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। MCA के साइड में जाओगे ना तो आपको दिख जाएगा। MCA सर्विस में जाओ, कंपनी सर्विस में जाओ, पर तो दिखता है, कहाँ चला गया? इनकॉर्पोरेशन, ये रहा, दिख रहा है सर। एप्लीकेशन फॉर चेंज, ओहो कहाँ चले गए? ये देखा যাচ্ছে, सबको दिख रहा है? यस सर। ये देखो क्या लिखा है,
रिजर्व नेम फॉर न्यू कंपनी और इनकॉर्पोरेशन, स्पाइस प्लस फॉर्म, है ना। अब इसमें लॉगिन करना पड़ता है, लॉगिन वगैरह क्रिएट करके बाकी प्रोसेस में आपको हेल्प होता है, ठीक है, जस्ट अ प्रोसेस। बट व्हाट इज स्पाइस? The Ministry of Corporate Affairs has taken a various initiatives for ease of doing business, ताकि आप इजीली बिजनेस कर पाओ, इजीली बिजनेस बना पाओ, इजीली कंपनी बना पाओ, तो आपके लिए स्पाइस है। MCA has simplified the process of filing of forms of incorporation of a company to simplified pro forma for incorporating company electronically, इसको शॉर्ट में कहते हैं स्पाइस, ओके। और ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इसीलिए स्पाइस। बस बाकी प्रोसेस फॉलो करोगे तो हो जाएगा। सर मैंने सारे कंपनी बनाने का, नॉर्मल प्रॉफिटेबल कंपनी, ओपीसी कंपनी, एज वेल एज एनपीओ बनाने का प्रोसेस और उसका सिस्टम के ऊपर बात कर लिया। लेकिन कंपनी बनाने के लिए जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, सेक्शन 9 का चर्चा, ओके। फिर मैं नेक्स्ट दिन आपको एमओए, एओए, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस विद केस स्टडीज, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है नेक्स्ट लॉ क्लास, मजा आएगा सर। तब तक घर पे रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो और कंपनी लॉ में एक्सपर्ट बनते रहो। समझ में आया रे? PDF थोड़ा शेयर कर दीजिए। ओके तुषार, हाँ सर सुनेगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। স্যার বলছি কালকের পরীক্ষাটা রবিবার দিয়ে যাব? রবিবার থাকবো না কেন, কালকে কি হয়েছে? স্যার কালকে ওই বলেছিলাম বৃহস্পতি